विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम नाइट्रोजन उपापचय भी कहते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको दे दूं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नाइट्रोजन उपापचय हम लोग क्यों पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का पौधों में किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होता है और नाइट्रोजन पौधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, लेकिन फिर भी जो पौधे हैं वो रंध्रों के माध्यम से आसानी से इसका विसरण कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है पर्यावरण में वो लगभग 78% होती है, लेकिन फिर भी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के समान इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो अधिकतर जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं ये गैस के रूप में जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में उपस्थित होती है उसका सीधे उपयोग न करके पोषण के लिए इससे यौगिकीय रूप में प्रयुक्त करते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन को कंबाइंड फॉर्म में प्रयुक्त करते हैं। अब जो यौगिकीय नाइट्रोजन या नाइट्रोजन यौगिकों का पौधों के द्वारा सॉइल से अवशोषण या एब्जॉर्प्शन किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले इसको कंबाइंड फॉर्म में बनाया जाएगा और कंबाइंड फॉर्म से सॉइल के अंदर ये कंबाइंड फॉर्म में रहेगी और वहाँ से पौधे इसका एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन जो होती है उसका पौधों द्वारा अमीनो एसिड और प्रोटीन संश्लेषण में भी उपयोग किया जाता है। मृदा में जो उपलब्ध होते हैं नाइट्रोजन पदार्थ उनकी मात्रा में वृद्धि के लिए कुछ माइक्रोब्स या जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं वो मुख्य रूप से रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों जैसे नाइट्राइट या नाइट्रेट में रूपांतरित करने की एक कैपेसिटी या योग्यता होती है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो पौधे नाइट्रोजन उपापचय करते हैं या जो पादप उपापचय जो अपन पढ़ते हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म, उस प्लांट मेटाबॉलिज्म की पूरी प्रक्रिया में नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन जिसमें एंजाइम सम्मिलित है, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, क्लोरोफिल, हार्मोन, उन सभी के अंदर उनकी संरचनात्मक घटक के रूप में नाइट्रोजन है वो इसका एक अपन कह सकते हैं कि मूल घटक है। और जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होते हुए भी इसका उपयोग नहीं कर पाते, जबकि अपन ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो इसका उपयोग होता है वो नाइट्रेट के रूप में इसको एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। या कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अमोनियम आयनों या धनायनों के रूप में भी नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन उपापचय की जो प्रक्रिया है वो पौधों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों पहलू है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसका स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है, और उनके आधार पर ही अपन ये कह सकते हैं कि जो जंतु होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर होते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पर। अगर हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की परिभाषा या नाइट्रोजन उपापचय की को परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, या मैंने परिभाषा लिख रखी है, पौधों के भीतर या बाहर घटित महत्वपूर्ण और श्रृंखलाबद्ध जैव रासायनिक परिवर्तन जिसके द्वारा सरल नाइट्रोजन प्रारूपों से जटिल नाइट्रोजन युक्त पोषण पदार्थों का निर्माण होता है। एक प्रकार की एक अपन कह सकते हैं कि चेनबद्ध एक बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें जो सरल नाइट्रोजन होती है वो जटिल नाइट्रोजन युक्त पोषण पदार्थों का निर्माण होता है, और वहीं दूसरी ओर जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन जो खाद्य पदार्थों अथवा यौगिकों के विघटन द्वारा सरल अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया, सरल से जटिल और जटिल से सरल, इन दोनों ही जो परिघटना है या दोनों ही जो रिएक्शंस होती है, अभिक्रियाएं होती है, अपन कह सकते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बाद प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इस पूरे टॉपिक को हम लोग अलग अलग पॉइंट में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 4 या 5 पॉइंट उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कौन कौन से सोर्स हैं, किस रूप में नाइट्रोजन उपस्थित होती है सॉइल के अंदर, पौधे किस रूप में इसको एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा जो हम टॉपिक लेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, कितने प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिसे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है गैसीय रूप से अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी।
फिर हम लेंगे नाइट्रेट अपटेक और उसका रिडक्शन किस प्रकार से होता है, अमोनिया का एसिमिलेशन किस प्रकार से होता है, और नाइट्रोजन साइकिल जिसे हम नाइट्रोजन चक्र भी कहते हैं। ये 5 टॉपिकों का अध्ययन हम इस 5 पॉइंटों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन। ये इसका पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्स होते हैं नाइट्रोजन के जो पौधों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है नाइट्रेट नाइट्रोजन। अब हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रेट जो होता है जो यौगिक है, ये इनऑर्गेनिक यौगिक अपने इसको कह सकते हैं, उच्च वर्गीय पौधों के लिए नाइट्रोजन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सोर्स है। ये मेन सोर्स माना जाता है नाइट्रेट, ठीक है, पौधों के लिए। बरसात का जल हुआ या जीवाणुओं द्वारा मृदा में प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट की निरंतर आपूर्ति होती रहती है और वहाँ से जो आवश्यकता अनुसार पौधों के जड़ों द्वारा नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन जो सोर्स है नाइट्रेट, वो पौधों को किस रूप में मिलेगा। तो भूमि के अंदर अपन जानते हैं कि बहुत सारे नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस मैंने रिएक्शन द्वारा यहाँ लिख रखा है, बहुत सारे जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ जो सॉइल में उपस्थित होते हैं, और इनके विघटन द्वारा हम जानते हैं कि एमिनो एसिड का निर्माण होगा। जो कार्बनिक पदार्थ जैसे ही उनका विघटन होता और एमिनो एसिड का निर्माण होगा, और ये एमिनो एसिड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। सॉइल के अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि मुक्त रूप में भी उपस्थित होते हैं, एसोसिएट रूप में भी उपस्थित होते हैं। उसमें से कुछ बैक्टीरिया हम यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोसोमोनास नामक एक जीवाणु होता है। वो क्या करेगा कि जो मुक्त अमोनिया है उसको नाइट्राइट में ऑक्सीकृत कर लेता है। आप ये देख सकते हैं कि ये अमोनिया और नाइट्रोसोमोनास मैंने बैक्टीरिया लिखा है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपको जो नाइट्राइट है उसमें परिवर्तित हो जाएगा और उसमें ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। और इसी प्रकार से जो नाइट्रोबैक्टर नामक जो जीवाणु हैं वो क्या करेगा कि ये जो नाइट्राइट अपने को प्राप्त हुई है उसको ऑक्सीकृत करके किस में परिवर्तित कर देगा, नाइट्रेट में परिवर्तित कर लेगा। और ये जो नाइट्रेट है अपन ये कह सकते हैं कि जो उपस्थित होती है नाइट्रेट नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित होती है और पौधों के उपयोग से पहले इसका अपचयन हो जाता है और फिर इसको अमोनिया के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रेट जो सोर्स है पौधों का उसको हम कैसे प्राप्त किया जा सकता है या सॉइल में किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 2 जीवाणु नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों जीवाणु नाइट्रेट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या जो कार्बनिक पदार्थ है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा जो सोर्स है महत्वपूर्ण इसका जो है अमोनिकल नाइट्रोजन के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं मृदा में अमोनियम आयन जो होते हैं वो अपचयित यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं और सीधे ही पादप शरीर में जो अपन कह सकते हैं कि ये अमोनियम जो आयन है वो प्रविष्ट हो सकते हैं। जिस मृदा में जो नाइट्रोजन युक्त लवणों के रूप में पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से कुछ फसलें होती है, जैसे यहाँ मैंने नाम लिख रखा है, आलू है, चावल है या पाइनएप्पल की वृद्धि है, वो सफलतापूर्वक हो सकती है। तो इन पौधों के लिए जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो अमोनिया युक्त है, वो मेन माना जाता है। इसी प्रकार से एक नाइट्रोजन का सोर्स और होता है जिसे हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिकों के रूप में भी पाई जाती है। जैसे नेचुरल रूप से अगर अपन देखें माइकोराइजा, ये एक फंगल का एसोसिएशन होता है उच्च पौधों की जड़ों के साथ। उन पौधों के अंदर नाइट्रोजन का अवशोषण कार्बनिक रूप में किया जा सकता है। और इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कृत्रिम रूप में भी जो कार्बनिक नाइट्रोजन है वो अमाइड्स और यूरिया के रूप में भी देखने को मिल सकती है। तो नाइट्रोजन का एक सोर्स और हो गया नाइट्रेट नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। इसके अलावा नाइट्रेट नाइट्रोजन ये भी एक इस प्रकार का एक सोर्स है, नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन घटक का जो ये कह सकते हैं कि नाइट्राइट का जो निर्माण होता है वो नाइट्रीकरण, हम आगे पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन, उसके प्रथम चरण में होता है। परंतु जो सॉइल होती है उसमें इसका स्टोरेज नहीं हो सकता और ये तुरंत जो नाइट्राइट का जो हिस्सा होता है वो नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो उच्च वर्गीय जो हायर प्लांट होते हैं उन पौधों में नाइट्राइट जो होता है वो नाइट्रोजन का कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा तक हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का सोर्स है वो नाइट्राइट भी होता है। इसके अलावा नाइट्राइट का एक सोर्स, नाइट्रोजन का एक सोर्स और है, उसे हम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन भी कहते हैं।
पादप जगत के केवल कुछ ऐसे निम्न वर्गीय सदस्य होते हैं जो आणविक रूप से जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में उपस्थित होते हैं उसका सीधा उपयोग करने में सक्षम होते हैं। उसमें मुख्य रूप से BGA, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल, या जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो आणविक नाइट्रोजन का सीधा उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो मुख्य जो सोर्स है वो नाइट्रेट, अमोनिकल नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जिसमें एमाइड्स और एमिनो एसिड मौजूद है, यूरिया मौजूद है, नाइट्राइट नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में, और आणविक नाइट्रोजन है वो मुख्य रूप से मौजूद होते हैं। अब हम इसका जो दूसरा टॉपिक है वो लेने जा रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, या जिसे हम हिंदी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण के नाम से भी जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे वाइनोग्रिस्की, 1891 और 94 में एक उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन की परिभाषा दी थी। तो उनके अनुसार आणविक अथवा वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल के रूप में उपस्थित होती है, इसको अवशोषण योग्य लवणों में बदलकर नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो कई बार थ्योरी के अंदर नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। अगर हम नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्लासीफाई करें या कितने प्रकार से पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो मुख्य रूप से आप 3 याद रखें: फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें से ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेन नाइट्रोजन फिक्सेशन का अपन कह सकते हैं कि टाइप है। फिजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एसिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक। एसिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो जीवित प्राणियों के माध्यम से किया जाता है। एसिम्बायोटिक में किसी प्रकार का सिम्बायोसिस नहीं होगा, फ्री रहते हुए जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। और सिम्बायोसिस में जैसा कि हम लोग जानते हैं रूट नोड्यूल का निर्माण हो गया, मूल ग्रंथिका का निर्माण हो गया, तो प्लांट के साथ एक विशेष प्रकार का एसोसिएशन बना के फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। लेकिन इसमें जो माध्यम होगा वो जीवित प्राणी या जीवित, जिसे जीव कहते हैं, मुख्य रूप से बैक्टीरिया इसमें सम्मिलित है। अब हम सबसे पहले लेते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि भौतिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का लगभग 15% जो फिक्सेशन होगा, हम ये कह सकते हैं कि 15% जो फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा। अपन जानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है वो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ मैंने रिएक्शन से समझा रखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लाइटनिंग और थंडरिंग, ये मैंने 2 टॉपिक लिख रखे हैं, मतलब तड़ित और मेघ गर्जन के साथ ये दोनों अभिक्रियाएं करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है या ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब ये जो आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड जो बन चुकी है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके अपन ये कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में आपको ये प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि अगर आपको नाइट्रेट प्राप्त हो चुका है, यहाँ आप देखें ये अपने पास नाइट्राइट का सोर्स है और ये नाइट्रेट का सोर्स है, ये दोनों सोर्स अपने को प्राप्त हुए, इसका मतलब ये है कि पौधों को नाइट्रोजन है ये प्राप्त हो गए। लेकिन ये जो अम्ल है ये जो प्राप्त हुए अपने को HNO2 और HNO3, ये क्या करेंगे कि एल्केलाइन रेडिकल के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील नाइट्राइड और नाइट्रेट लवण निर्मित करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके साथ इन्होंने रिएक्शन करी और सॉल्यूबल के रूप में अपने पास नाइट्रेट और नाइट्राइट उपलब्ध होगी, जिसको कि पौधे आवश्यकता अनुसार राइजोइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर सकते हैं या अवशोषित कर सकते हैं। तो पहला जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये हुआ कि जो एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में उपस्थित है वो नाइट्रोजन किस में परिवर्तित होगी? नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होगी, जिसको कि पौधे घुलनशील रूप में आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है जिसे हम रासायनिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अगर नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है तो इसे हम केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिसे हेबर
हैबर नामक वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया को दिया था और इस पूरे प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। तो हैबर प्रोसेस का मतलब है कि केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रक्रिया में आपको ये ध्यान रखना है कि अत्यधिक उच्च दाब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और टेम्परेचर भी हमने क्या कितना रखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या इसे हैबर प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की परिभाषा, नाइट्रोजन के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन की परिभाषा, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण का तीसरा टाइप है, उसमें एसिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।